नमस्कार, जय श्री राम। हिंदुस्तान लॉ एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजीत सिंह। हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पढ़ रहे थे और आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे पढ़ेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे साक्ष्य अधिनियम के पार्ट फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट को। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के पार्ट फर्स्ट को पढ़ेंगे और इसके पार्ट फर्स्ट का क्या नाम था? तथ्यों की सुसंगति। तथ्यों की सुसंगति। और इसमें दो अध्याय थे। पहला अध्याय था प्रारंभिक और दूसरा अध्याय वही है जो पार्ट फर्स्ट का नाम है, यानी तथ्यों की सुसंगति के विषय में। तो दूसरा अध्याय कौन सा है? तथ्यों की सुसंगति के विषय में। पहले अध्याय में 1 से 4 तक धारा है, यानी धारा 1 से लगाकर 4 तक था, और दूसरे अध्याय में धारा 5 से लगाकर के 55 तक है। तो बहुत स्पष्ट हो जाएं आप लोग कि हम लोग साक्ष्य अधिनियम के पार्ट फर्स्ट की बात कर रहे हैं और पार्ट फर्स्ट में भी आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट प्रारंभिक को आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें धारा 1 से लगा करके 4 तक है। तो पार्ट फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट को आज हम लोग पढ़ें। इसमें धारा 1 से लगा करके 4 तक है। तो धारा 1 क्या कहता है? नाम। किसका नाम? इस संहिता का नाम। विस्तार। विस्तार का मतलब होता है इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। क्या संपूर्ण भारत पर है, या किसी पर्टिकुलर राज्य पर है, या किसी पर्टिकुलर राज्य पर नहीं है। और प्रारंभ, ये कब से प्रारंभ हुआ, ये धारा 1 में हम लोग पढ़ेंगे। धारा 2 की अगर हम बात करें तो धारा 2 निरसित कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। कब निकाला गया? 1938 में। और अगर हम धारा 3 की बात करें तो इस धारा 3 में निर्वचन खंड के बारे में बताया गया है। निर्वचन खंड, इसमें 10 पदावली ऐसी हैं जिनको परिभाषित किया गया है। वो 10 कौन कौन सी हैं? वो 10 हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो पहली पदावली है न्यायालय। दूसरा तथ्य। तीसरा सुसंगत। आप लोग नोट करते चलेंगे। और चौथा, यहां से लिख देते हैं, चौथा विवादक। पांचवा साक्ष्य, पांचवा दस्तावेज। छठा साक्ष्य। सातवां साबित। आठवां ना साबित। नौवां साबित नहीं हुआ। और 10वां भारत। ये 10 पदावली इसमें हैं जिसको हम लोगों को पढ़ना है। पहला है न्यायालय, दूसरा है तथ्य, तीसरा सुसंगत, चौथा विवादक, पांचवां दस्तावेज, छठा साक्ष्य, सातवां साबित, आठवां न साबित, नौवां साबित नहीं हुआ और 10वां भारत। ये धारा 3 में हम लोग पढ़ेंगे और धारा 4 में उपधारणा पढ़ेंगे। उपधारणा पढ़ेंगे। तो इतने चीज आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए धारा 1 को हम लोग पढ़ते हैं। धारा 1 में क्या है? नाम, विस्तार, प्रारंभ। नाम किसका? इस संहिता का। तो इस संहिता का क्या नाम है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। अगर नाम की बात करें तो क्या नाम है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, यही इस संहिता का नाम है। और अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार कहाँ है? संपूर्ण भारत पर है। संपूर्ण भारत पर है। जम्मू कश्मीर पर भी है। पहले जम्मू कश्मीर पर नहीं था
किंतु 31 अक्टूबर 2019 से ये जम्मू कश्मीर पर भी लागू है, जब अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधान को निरसित कर दिया गया, तब से ये जम्मू कश्मीर पर भी लागू है। और अगर इसके प्रारंभ की बात करें तो इंट्रोडक्शन के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि यह 1 सितंबर 1872 से प्रारंभ हुआ है। 1 सितंबर 1872 से ये प्रारंभ हुआ है, यानी लागू हुआ है। और बनकर कब तैयार हुआ था? 15 मार्च 1872 को। और लागू कब से हुआ? 1 सितंबर 1872 को। तो इसका नाम क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। विस्तार संपूर्ण भारत पर है। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर पर भी लागू हुआ है और 1 सितंबर 1872 इसके प्रारंभ की तिथि है और 15 मार्च 1872 को ये बन करके तैयार हुआ है। अब अगर इसी धारा 1 में हम लोग आगे बढ़ें कि ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस किस पर लागू होता है, किस किस पर लागू होता है, तो ये लागू होता है सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर पर। सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर पर ये लागू होता है। सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर पर लागू होता है। और अगर इस सिविल और क्रिमिनल मैटर के अलावा अगर डिटेल से हम लोग चर्चा करें तो ये किस किस पर लागू नहीं होता है, तो ये आर्मी एक्ट पर लागू नहीं होता है। आर्मी एक्ट पर लागू नहीं होता है। नेवल डिसिप्लिन एक्ट पर यह लागू नहीं होता है। डिसिप्लिन एक्ट पर यह लागू नहीं होता है। या एयर फोर्स पर यह लागू नहीं होता है। मध्यस्थ के समक्ष जो कार्यवाही होती है उस कार्यवाही पर भी ये लागू नहीं होता है। मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही पर ये लागू नहीं होता है। शपथ पत्रों पर ये लागू नहीं होता है। शपथ पत्रों पर ये लागू नहीं होता है। और विभागीय कार्यवाहियों पर भी ये लागू नहीं होता है। न्यायालय का जो अवमान होता है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है, उस पर भी ये लागू नहीं होता है। यानी इतने पर ये लागू नहीं होता है। आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, एयर फोर्स एक्ट, मध्यस्थ के समक्ष जो कार्यवाही होगी उस कार्यवाही पर यह लागू नहीं होता है। शपथ पत्रों पर भी ये लागू नहीं होता है। विभागीय कार्यवाहियों पर यह लागू नहीं होता है। और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, न्यायालय के अवमान पर भी ये लागू नहीं होता है। क्यों ये लागू नहीं होता है इस पर? इसको जान लेते हैं। क्योंकि ये न्यायिक कार्यवाही नहीं है। ये क्या है? न्यायिक कार्यवाही नहीं होती है। न्यायिक कार्यवाही, न्यायिक कार्यवाही ये नहीं है, इसलिए लागू नहीं होता है। तो हम लोग जाने किस पर लागू होता है, तो लागू होता है सभी न्यायालय पर, सभी न्यायालय पर, या सेना न्यायालय, सेना न्यायालय द्वारा जो न्यायिक कार्यवाही की जाती है उस न्यायिक कार्यवाही पर यह लागू होता है। यह किस पर लागू होता है? न्यायालय, सेना न्यायालय द्वारा जो न्यायिक कार्यवाही की जाती है उस न्यायिक कार्यवाही पर यह लागू होता है। और जो आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, एयर फोर्स एक्ट, मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही, शपथ पत्रों पर कार्यवाही, विभागीय कार्यवाही, न्यायालय का अवमान की कार्यवाही, ये न्यायिक कार्यवाही नहीं है, ये प्रशासनिक कार्यवाही है, इसलिए इस पर लागू नहीं होता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि न्यायिक कार्यवाही और प्रशासनिक कार्यवाही क्या होती है। न्यायिक कार्यवाही और प्रशासनिक कार्यवाही के बारे में अगर हम लोग ध्यान दें तो देखिए, न्यायालय दोनों काम करती है। न्यायालय दोनों कार्यवाही करती है। न्यायिक कार्यवाही भी करती है और प्रशासनिक कार्यवाही भी करती है। प्रशासनिक कार्यवाही भी करती है। प्रशासनिक कार्यवाही को न्यायिकेतर कार्यवाही भी कहते हैं। न्यायिकेतर कार्यवाही भी कहते हैं। यानी न्यायालय न्यायिक कार्यवाही भी करती है और प्रशासनिक कार्यवाही भी करती है। जब न्यायालय न्यायिक कार्यवाही करती है तो उस पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट तो लागू होता है, लेकिन यही न्यायालय जब न्यायिकेतर कार्यवाही यानी प्रशासनिक कार्यवाही करती है तो इस पर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। ठीक, तो न्यायिक कार्यवाही क्या होती है और प्रशासनिक कार्यवाही क्या होती है, इसको हम लोग समझ लें। तो क्या है न्यायिक कार्यवाही? न्यायिक कार्यवाही,
देखिए, न्यायिक कार्यवाही की परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नहीं दिया गया है। इसकी परिभाषा सीआरपीसी के सेक्शन 2 में दिया गया है। 2 में दिया गया है। क्या दिया गया है? साक्ष्य को वैध रूप से शपथ पर लेना ही न्यायिक कार्यवाही है। साक्ष्य को क्या किया जाए? वैध रूप से शपथ पर लिया जाए, यही न्यायिक कार्यवाही है। तो 2 कंटेंट है न्यायिक कार्यवाही में। पहला क्या है? साक्ष्य को वैध रूप से लिया जाए। किस पर लिया जाए? शपथ पर। जब साक्ष्य को वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है तो वही कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही होती है और उसी पर ही इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होता है। यानी जब साक्ष्य को वैध रूप से शपथ पर लिया जाएगा तभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगी, अन्यथा नहीं लागू होगी। तो जो हम नेवल डिसिप्लिन एक्ट, आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही, ये सारी चीज़ें बताए थे, उसमें साक्ष्य को वैध रूप से शपथ पर नहीं लिया जा रहा था, इसलिए न्यायिक कार्यवाही नहीं थी वो। ठीक, कुछ न्यायिक कार्यवाही के एग्जाम्पल हम लोग अगर देखें, जैसे डिक्री के निष्पादन की जो कार्यवाही होती है, डिक्री के निष्पादन की जो कार्यवाही होती है, ये क्या होती है? न्यायिक कार्यवाही होती है। अगर दूसरे एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो जो सीआरपीसी के चैप्टर 9 के अंदर भरण पोषण की कार्यवाही होती है, वो भी क्या है? न्यायिक कार्यवाही है। भरण पोषण की जो कार्यवाही है वो भी क्या है? न्यायिक कार्यवाही है। और तीसरे एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो जो सीआरपीसी का सेक्शन 97 है, 145 है, 340 यानी 340 है, इसके अधीन जो जांच होता है ये भी न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत आता है। ये क्या है? ये न्यायिक कार्यवाही है। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो चुनाव के संबंध में, यानी जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 93 के अंतर्गत जो चुनाव याचिका की विवरण की सुनवाई होती है, किसके विवरण की? चुनाव याचिका के विवरण की सुनवाई होती है, वो भी न्यायिक कार्यवाही होती है और उस पर भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। मतलब समझ लीजिए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम इस पर क्यों लागू हो रहा है? क्योंकि जो साक्ष्य लिए जा रहे हैं वैध रूप से शपथ पर लिए जा रहे हैं, और जब साक्ष्य को वैध रूप से शपथ पर लिया जाएगा तो न्यायिक कार्यवाही कहलाएगी और उस पर क्या लागू हो जाएगा? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिस पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है, क्योंकि इस पर साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिए जाते हैं। ये थी न्यायिक कार्यवाही। और अगर हम प्रशासनिक कार्यवाही की बात करें, प्रशासनिक कार्यवाही या न्यायिकेतर कार्यवाही की बात करें हम, न्यायिकेतर कार्यवाही, न्यायिकेतर कार्यवाही क्या होती है? जिसमें जांच तो हो लेकिन जांच करने में विवेक का प्रयोग ना किया जाए। यानी न्यायालय द्वारा क्या किया जाए? जांच किया जाए और जांच में क्या हो? विवेक का प्रयोग ना हो। अगर जांच किया जा रहा है न्यायालय द्वारा और विवेक का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो उस पर क्या नहीं दे सकेगा? निर्णय नहीं दे सकेगा। तो ये क्या हो गई? न्यायिकेतर कार्यवाही। मतलब जब न्यायालय विवेक का प्रयोग ना करे जांच में, और जब विवेक का प्रयोग नहीं करेगा जांच में तो उस पर निर्णय दे ही नहीं सकेगा, तो क्या हो जाएगी? न्यायिकेतर कार्यवाही। फिर जांच क्यों कर रहा है? जांच एक निश्चित परिस्थितियों में उसको करना पड़ जाए। यानी न्यायिक कार्यवाही में क्या था? साक्ष्य को वैध रूप से शपथ पर लिया जा रहा था, और न्यायिक कार्यवाही में क्या है? जांच तो किया जा रहा है लेकिन विवेक का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, और जब विवेक का प्रयोग ना किया जाए तो निर्णय नहीं दे सकेगा। तो यही हो जाएगा न्यायिकेतर कार्यवाही, और इस पर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होगा, क्योंकि विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है और इस पर निर्णय भी नहीं दिया जा सकता है। मतलब साक्ष्य को वैध रूप से लिया ही नहीं जा सकता इस पर। ठीक, तो कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे सीआरपीसी, ये इम्पॉर्टेंट है। सीआरपीसी का सेक्शन जो 452(3) है और 454, इसके अंतर्गत फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा
जो आदेश पारित किया जाता है वो आदेश न्यायिकेतर कार्यवाही के अंतर्गत होता है। मतलब सीआरपीसी में भी एक सेक्शन ऐसा है जिस पर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो आदेश होता है इस सेक्शन के अंतर्गत वो न्यायिकेतर कार्यवाही के अंतर्गत होता है, ना कि न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत। वो सेक्शन है 452(3) और 454। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। और अगर अब हम लोग आगे बढ़ें, हम लोगों ने जाना कि न्यायिक कार्यवाही क्या होती है और प्रशासनिक कार्यवाही यानी न्यायिकेतर कार्यवाही क्या होती है। अब हम लोग जाने कि इंडियन एविडेंस जिस जिस पर लागू नहीं होता है तो उस पर क्या लागू होता है, कैसे निर्णय दिए जाते हैं, हम लोग उसको जानते हैं। तो हम लोग क्या क्या जाने थे किस किस पर इंडियन एविडेंस लागू नहीं होता। पहला था मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही, दूसरा क्या था, दूसरा था प्रशासनिक कार्यवाही यानी विभागीय कार्यवाही, विभागीय कार्यवाही। तीसरा क्या था, शपथ पत्र, शपथ पत्र। चौथा था अनुशासनिक कार्यवाही, अनुशासनिक कार्यवाही, अनुशासनिक कार्यवाही। देखिए जो मध्यस्थ, ये 4 चीज हैं जिन पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये न्यायिक कार्यवाही नहीं है। न्यायिक कार्यवाही क्यों नहीं है? क्योंकि जो साक्ष्य लिया जाता है वो वैध रूप से शपथ पर नहीं लिया जाता है, और जब साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर नहीं लिया जाता है तो न्यायिक कार्यवाही नहीं होती है, तो उस पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। और मध्यस्थ की कार्यवाही की बात करें, मध्यस्थ के समक्ष जो कार्यवाही होती है, जब मध्यस्थ को मामला सुपुर्द किया जाता है तो इस आशय से किया जाता है कि शीघ्रता से इस मामले का निपटारा कर दिया जाए, सीमित कार्यवाही के द्वारा निपटारा कर दिया जाए, लंबी चौड़ी प्रक्रिया का पालन न करना पड़े, इसलिए मध्यस्थ के समक्ष कोई मामला प्रस्तुत किया जाता है। मतलब शीघ्रता पूर्वक निपटारा किया जाए, शीघ्रता पूर्वक निपटारा कर दिया जाए। और दूसरा हमने क्या बताया, लंबी चौड़ी कार्यवाही न करना पड़े, चौड़ी कार्यवाही न करना पड़े, न करना पड़े, इसलिए इसके पास मामले को सुपुर्द किया जाता है। जो मध्यस्थ होता है ये नियमित न्यायालय नहीं होता है, ये नियमित न्यायालय नहीं होता है, ना ही इसे हम अधिकरण कह सकते हैं, ना ही इसको हम अधिकरण कह सकते हैं। देखिए जब ये नियमित न्यायालय नहीं है और ना ही इसे हम अधिकरण कह सकते हैं तो इस पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम तो न्यायालय पर लागू होता है और न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है। ये ना तो नियमित न्यायालय है ना अधिकरण है, तो इस पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होगा। लेकिन इसे नैसर्गिक न्याय का पालन करना पड़ेगा। नैसर्गिक न्याय, नैसर्गिक न्याय का पालन करते हुए इसे मामले को निपटाना होगा। इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग कि मध्यस्थ के समक्ष जो मामला सुपुर्द किया जाता है इसलिए किया जाता है ताकि शीघ्रता पूर्वक उसका निपटारा हो सके, लंबी चौड़ी कार्यवाही न करना पड़े, जल्दी से निर्णय दिया जा सके। और मध्यस्थ जो होता है नियमित न्यायालय नहीं होता है, ये अधिकरण भी इसे हम नहीं कह सकते हैं। जब ये ना तो नियमित न्यायालय है और ना ही अधिकरण है तो इस पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होगा, किंतु ये नैसर्गिक न्याय का पालन करते हुए निर्णय दे सकता है। इस पर 2 केस हैं, एक दिल्ली कारपोरेशन, दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन बनाम जगन्नाथ अशोक कुमार। इस केस में कहा गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं होगा। इस केस में सिर्फ इतना कहा गया है कि इंडियन एविडेंस एक्ट मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू नहीं होगा। और एक दूसरा केस है, दूसरे केस की बात करें
तो हज इब्राहिम कसम कोचिनवाला, ये नाम है उसका, कसम कोचिनवाला बनाम नॉर्दर्न इंडिया ऑयल लिमिटेड। इसमें दो बातें कही गई। पहली बात तो ये कही गई कि इंडियन एविडेंस एक्ट मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही पर नहीं लागू होगा, और दूसरी कहा गया कि मध्यस्थ मामले का निपटारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए करेगा, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए कहेगा। तो ये दो केस ला हैं, पहला ये, दूसरा ये। पहला केस था दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस जगन्नाथ अशोक कुमार। इसमें कहा गया कि इंडियन एविडेंस एक्ट मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों पर नहीं लागू होता है। दूसरा केस है हज इब्राहिम कसम कोचिनवाला वर्सेस नॉर्दर्न इंडिया ऑयल लिमिटेड। इसमें कहा गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता है, बल्कि मध्यस्थ को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए निर्णय देना होता है। तो ये था मध्यस्थ की कार्यवाही। मध्यस्थ के समक्ष जो कार्यवाही होती है उस पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्यों लागू नहीं होता है? क्योंकि ये नियमित न्यायालय नहीं होता है और इसे हम अधिकरण भी नहीं मान सकते हैं, इसलिए इस पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए इसे निर्णय देना होता है। अगर हम दूसरे एलिमेंट की बात करें जिस पर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है, तो दूसरा था विभागीय कार्यवाही। विभागीय कार्यवाही या इसी में हम अनुशासनिक कार्यवाही को भी पढ़ लें। अनुशासनिक कार्यवाही, देखिए विभागीय कार्यवाहियों पर भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। क्यों लागू नहीं होता है? क्योंकि विभागीय कार्यवाही कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं है, न्यायिक कार्यवाही नहीं है। क्यों? क्योंकि विभागीय कार्यवाही में साक्ष्य को वैध रूप से शपथ पर नहीं लिया जाता है। जब साक्ष्य को वैध रूप से शपथ पर नहीं लिया जाता है तो क्या हो गई? प्रशासनिक कार्यवाही हो गई। तो इस पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। यही हाल अनुशासनिक कार्यवाही पर भी है। जो विभागीय कार्यवाही में जांच होती है वो जांच भारतीय संविधान के आर्टिकल 311 के अंतर्गत होता है। यानी इस 311 पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होगा। क्यों लागू नहीं होगा? क्योंकि ये विभागीय कार्यवाही हो रही है, जो जांच हो रही है विभागीय कार्यवाही के लिए हो रही है, और जो जांच हो रही है इस पर साक्ष्य को वैध रूप से शपथ पर नहीं लिया जा रहा है, इसलिए इस पर भी लागू नहीं होगा। तो इतना समझ गए होंगे कि विभागीय कार्यवाहियों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्यों नहीं लागू होता है, क्योंकि साक्ष्य को वैध रूप से शपथ पर नहीं लिया जाता है। जो जांच होती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत जांच होती है, और ये जांच वैध रूप से शपथ पर नहीं लिया जाता है। इस जांच में साक्ष्य को वैध रूप से शपथ पर नहीं लिया जाता है, इसलिए विभागीय कार्यवाहियों पर भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम नहीं लागू होता है। किंतु इन कार्यवाहियों में भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करना पड़ता है। तो मध्यस्थ के समक्ष जो कार्यवाही थी वहाँ भी नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत था, और विभागीय कार्यवाही में भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करना पड़ रहा है। अब आगे हम लोग अगर बात करें, हम लोग मध्यस्थ देख लिए, विभागीय कार्यवाही देख लिए, अनुशासनिक कार्यवाही देख लिए, और अगर अब हम लोग शपथ पत्र की बात करें, शपथ पत्र, तो शपथ पत्र पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम नहीं लागू होता है। किंतु अगर सीपीसी का सेक्शन 139 ऑर्डर 19 का रूल 1, 2, 3 और सीआरपीसी का सेक्शन 295, 296, 297 1, इसके अंतर्गत अगर न्यायालय अनुज्ञात कर दे तो शपथ पत्र पर भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। तो शपथ पत्र पर कंडीशनल भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। कब लागू होता है शपथ पत्र पर? जब सीपीसी का धारा 139
आर्डर 19 रूल 123, सीआरपीसी की धारा 295, 296, 297 एक के अंतर्गत अगर न्यायालय अनुज्ञात कर दे तो शपथ पत्र पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। अगर इस कंडीशन के अलावा की बात करें तो इस कंडीशन के अलावा शपथ पत्र पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे शपथ पत्र की क्या स्थिति है कि सीपीसी का सेक्शन 139, 139, आर्डर 19, रूल 123, सीआरपीसी का सेक्शन 295, 296, 297 1 के अंतर्गत अगर न्यायालय अनुज्ञात कर दे शपथ पत्र को तभी इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होगा, अन्यथा नहीं लागू होगा। और अगर हम कमीशन की बात करें, क्या कमीशन पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है? कमीशन पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है? तो हाँ, लागू होता है। क्यों? क्योंकि कमीशन जो होता है ये वैध रूप साक्ष्य को वैध रूप से शपथ पर लेता है। देखिए, कमीशन सीपीसी में भी है और सीआरपीसी में भी है। सीपीसी में कमीशन कहाँ है? सीआरपीसी में कहाँ है? 284 से 289 तक कमीशन है। और सीपीसी में कहाँ है? आर्डर 26 रूल 17 में है। आर्डर 26 रूल 16 और 70 दोनों में है। यानी कमीशन सीपीसी के अंतर्गत कब जारी किया जाता है? किस आर्डर में? आर्डर 26 रूल 116 और 17 में। सीआरपीसी में 284 से 289 तक जो कमीशन जारी किया जाता है, जो कमिश्नर होता है, कमिश्नर को क्या शक्तियां दी गई हैं? वो साक्षी को बुला सकता है, शपथ पर उसका साक्ष्य ले सकता है। तो जब शपथ पर वैध रूप से साक्ष्य ले रहा है तो कमीशन क्या हो जाएगी? न्यायिक कार्यवाही हो जाएगी। तो इस पर क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा? बिल्कुल लागू होगा। क्यों? क्योंकि ये न्यायिक कार्यवाही है, तो इसलिए इस पर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होगा। ठीक, कमीशन किस में जारी किया जाता है? सीपीसी सीआरपीसी दोनों में। सीपीसी में कमीशन किस ऑर्डर के अंतर्गत जारी किया जाता है? आर्डर 26 रूल 16 एंड 70। सीआरपीसी में सेक्शन 284 289 यानी 284 289 सीआरपीसी के सेक्शन 284 से 289 में कमीशन जारी करने का प्रावधान किया गया है। और सीपीसी की बात करें तो आदेश 26 रूल 16 और 17 में कमीशन जारी करने का प्रावधान किया गया है। ये जो कमीशन जारी होता है, कमिश्नर को ये शक्ति होती है कि वो साक्ष्य को वैध रूप से शपथ पर ले। कमिश्नर को क्या शक्ति है? साक्षी को बुला सकता है, साक्ष्य को वैध रूप से शपथ पर ले सकता है। और जब साक्ष्य को वैध रूप से शपथ पर लेगा तो क्या हो जाएगी? न्यायिक कार्यवाही हो जाएगी। और इस न्यायिक कार्यवाही पर क्या लागू होता है? इंडियन एविडेंस एक्ट इस पर लागू होता है। तो कमीशन पर क्यों भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहा है? क्योंकि कमिश्नर को यह शक्ति है कि उस साक्षी को बुला करके वैध रूप से शपथ पर उसका साक्ष्य ले सकता है। और जैसे ही वैध रूप से शपथ पर वो साक्ष्य लेता है तो कार्यवाही हो जाती है न्यायिक कार्यवाही। और न्यायिक कार्यवाही पे तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता ही होता है। तो इसलिए कमीशन पर भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। कमीशन सीपीसी के आर्डर 26 रूल 16 17 सीआरपीसी के धारा 284 से 289 के अंतर्गत जारी किया जाता है। अब अगर हम आगे बात करें, इसके आगे अगर हम लोग चलें तो एक तरह से हम लोग एक बार धारा 1 को रिकॉल कर लें तो धारा 1 में कुछ भी नहीं था, नाम था, इसका विस्तार था, प्रारंभ था। और अगर हम लोग नाम की बात करें तो नाम इसका क्या था? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। विस्तार इसका कहाँ तक था? संपूर्ण भारत पर था। और इसकी प्रारंभ की तिथि थी 1 सितंबर 1872 थी। लागू की अगर हम बात करते थे तो ये सभी सेना न्यायालय के न्यायिक कार्यवाही पर ये लागू हो रहा था। न्यायिक कार्यवाही क्या होती है इसको हम लोग बता दिए। जब साक्ष्य को क्या करे? वैध रूप से शपथ पर ले। यही क्या है? यही न्यायिक कार्यवाही है। जब साक्ष्य को वैध रूप से शपथ पर लेगा तभी इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होगा, अन्यथा नहीं लागू होगा। फिर हम लोगों ने न्यायिकेतर कार्यवाही देखा था। न्यायिकेतर कार्यवाही क्या होती है? जब जांच में विवेक का प्रयोग न हो और निर्णय न दिया जा सके तो न्यायिकेतर कार्यवाही थी। इस न्यायिक कार्यवाही में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? जो चैप्टर सीआरपीसी का चैप्टर 9 के अंतर्गत भरण पोषण की कार्यवाही थी, उस पर भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहा था क्योंकि न्यायिक कार्यवाही थी।
जो सीआरपीसी के सेक्शन 97, 145, 340 के अंतर्गत जांच हो रहा था, वो जांच भी न्यायिक कार्यवाही थी, क्योंकि साक्ष्य जांच में साक्ष्य को वैध रूप से शपथ पर लिया जा रहा था, तो इस पर भाई भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहा था। डिक्री का जो निष्पादन हो रहा था, इस डिक्री के निष्पादन में भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहा था। क्यों? क्योंकि न्यायिक कार्यवाही थी। क्यों न्यायिक कार्यवाही थी? क्योंकि साक्ष्य को वैध रूप से शपथ पर लिया जा रहा था। और न्यायिकेतर कार्यवाही की अगर हम बात करें तो जिसमें जांच तो हो लेकिन विवेक का प्रयोग ना हो, और जब जांच होगा और विवेक का प्रयोग नहीं होगा तो क्या होगा? निर्णय नहीं दिया जा सकेगा। तो इसमें कौन सी थी? सीआरपीसी का सेक्शन 452, 3, 454 के अंतर्गत जो भी कार्यवाही थी वो न्यायिकेतर कार्यवाही थी। मतलब सीआरपीसी के एक सेक्शन पर भी ये लागू नहीं होता है। इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। इतना हम लोगों ने धारा 1 में पढ़ लिया है। अब देखिए, एक चीज़ का हम बहुत प्रयोग किए मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही में भी, विभागीय कार्यवाही में भी हम लोगों ने पढ़ा, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा। तो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत होता क्या है, इसको हम लोग जान लें। हम लोग जब मध्यस्थ पढ़ रहे थे तो मध्यस्थ में हमने ये बताया कि ये नियमित न्यायालय नहीं होता है, हम इसे अधिकरण भी नहीं कह सकते हैं, इसलिए इस पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है, लेकिन इसे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करके फैसला देना होता है। विभागीय कार्यवाही हमने पढ़ा कि जो आर्टिकल 311 अनुच्छेद 311 के अंतर्गत जांच की जाती है वो न्यायिक कार्यवाही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उस जांच में साक्ष्य को वैध रूप से शपथ पर नहीं लिया जाता है, तो वो भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम उस पर भी लागू नहीं होती है। किंतु न्यायिक कार्यवाही किंतु विभागीय कार्यवाही में भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। तो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत क्या होता है इसको हम लोग जान लेते हैं। नैसर्गिक न्याय ये क्या होता है? नैसर्गिक न्याय किसे कहते हैं? नैसर्गिक न्याय में देखिए 3 बातें वर्णित हैं। पहली बात कह रहा है कि सभी पक्षकारों को उन समस्त सुसंगत साक्ष्यों को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए जिन पर उनका मामला निर्भर करता है। मतलब जितने पक्षकार हैं उनका जितना सुसंगत साक्ष्य है, सभी सुसंगत साक्ष्य को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि प्रतिपक्ष का साक्ष्य उसकी उपस्थिति में लिया जाना चाहिए और प्रतिपक्षी के साक्षियों से उसे प्रतिपरीक्षा का अवसर दिया जाना चाहिए। तीसरा इसमें कह रहा है कि जिन साक्ष्य या जिन सामग्री या जिन तथ्यों का स्पष्टीकरण पक्षकारों द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया है, उस तथ्य, उस साक्ष्य या उस सामग्री को बेस बना करके निर्णय नहीं दिया जाना चाहिए। तो इसमें 3 बातें हैं। मैंने पहली बात क्या बताई कि उन पक्षकारों को क्या करना चाहिए? सभी सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए। प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए। मतलब जितने पक्षकार हैं उनके पास जितना सुसंगत साक्ष्य है उस सुसंगत साक्ष्य को प्रस्तुत करने का अवसर उन्हें देना चाहिए। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पहला नियम यह है। अगर दूसरे नियम की हम बात करें तो जो प्रतिपक्ष का साक्ष्य है, प्रतिपक्ष का साक्ष्य उसकी उपस्थिति में लेना चाहिए, उसकी उपस्थिति में लेना चाहिए और प्रतिपक्ष के साक्षी से प्रतिपरीक्षा का अवसर देना चाहिए। और अगर तीसरे सिद्धांत की हम बात करें तो ऐसे तथ्य या सामग्री को बेस बनाकर निर्णय नहीं देना चाहिए। किस तथ्य, किस सामग्री को बेस बनाकर निर्णय नहीं देना चाहिए? जिस पर पक्षकारों को स्पष्टीकरण देने का अवसर न दिया गया हो, स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो। यही है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत क्या है कि पक्षकारों को सभी सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए। जितना उनके पास सुसंगत साक्ष्य है उसे प्रस्तुत करने के लिए उन्हें अवसर देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर ही न दिया जाए।
अगर उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ होगा। तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पहला पार्ट क्या कहता है कि जितने पक्षकार हैं उनको सभी सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए। दूसरा क्या कहता है कि जब भी प्रतिपक्ष का साक्ष्य लिया जाए तो उसकी उपस्थिति में लिया जाए और प्रतिपक्षी के साक्षी से उसे प्रतिपरीक्षा का अवसर दिया जाए। मान लीजिए, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ए और बी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। ए अगर कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है तो इस साक्ष्य को बी की उपस्थिति में लिया जाना चाहिए। बी वहाँ पे उपस्थित हो, मतलब बी के खिलाफ जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा बी की उपस्थिति में ही प्रस्तुत किया जाए और ए जितने गवाह यानी साक्षी पेश करे बी को उससे प्रतिपरीक्षा का अवसर दिया जाना चाहिए। यही है नैसर्गिक न्याय का दूसरा सिद्धांत। मतलब प्रतिपक्षी को प्रतिपरीक्षा का अवसर दिया जाना चाहिए। पहली बात हमने क्या बताया इसमें कि जो प्रतिपक्ष का साक्ष्य होगा उसकी उपस्थिति में लिया जाना चाहिए था। ए जो भी साक्ष्य बी के खिलाफ प्रस्तुत करेगा बी की उपस्थिति में प्रस्तुत करेगा और जो भी साक्षी प्रस्तुत करेगा बी को उस साक्षी से प्रतिपरीक्षा का अवसर मिलना चाहिए। ये दूसरा सिद्धांत है। मतलब प्रतिपक्ष साक्ष्य उसकी उपस्थिति में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और सभी साक्षियों से उसे प्रतिपरीक्षा का अवसर दिया जाना चाहिए। जैसे ए और बी का मैटर था तो ए जो भी बी के खिलाफ साक्ष्य पेश करेगा बी की उपस्थिति में करेगा और जितने भी गवाह या साक्षी पेश करेगा ए बी को उन गवाह और साक्षियों से क्रॉस एग्जामिनेशन प्रतिपरीक्षा करने का अवसर देना चाहिए। तीसरे की बात करें कि ऐसा कोई तथ्य या सामग्री को बेस बनाकर निर्णय नहीं देना चाहिए जिसको स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो। मान लीजिए ए कोई डॉक्यूमेंट पेश किया है और बी कहता है कि ये डॉक्यूमेंट फर्जी है, ये फर्जी है। अब इसी पर निर्णय नहीं दे देना चाहिए। जब तक ए इस डॉक्यूमेंट के बारे में अपना स्पष्टीकरण न प्रस्तुत कर दे तब तक इस डॉक्यूमेंट को बेस बना करके निर्णय नहीं देना चाहिए। मतलब ऐसे तथ्य या सामग्री को बेस बना करके निर्णय नहीं देना चाहिए जिस पर पक्षकारों को स्पष्टीकरण करने का मौका न दिया गया हो। तो 3 नियम थे। पहला नियम था पक्षकारों को सभी सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए। दूसरा था कि प्रतिपक्षी साक्ष्य उसकी उपस्थिति में लिया जाना चाहिए तथा उसके सभी साक्षियों से प्रतिपरीक्षा का अवसर दिया जाना चाहिए। तीसरा था कि ऐसे तथ्य या सामग्री को बेस बना करके निर्णय नहीं देना चाहिए जिस पर पक्षकारों को स्पष्टीकरण करने का अवसर न दिया गया हो। तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को भी आप लोग समझ गए होंगे। अब इस तरह से धारा 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग धारा 2 की ओर बढ़ते हैं। अगर हम लोग धारा 2 की बात करें तो धारा 2 निरसित हो चुका है, निकाल दिया गया है। निरसित, और कब निकाला गया? 1938 को। ये क्वेश्चन यूपी एपीओ 2018 में पूछा गया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 को कब निरसित किया गया? तो 1938 में निरसित किया गया। ये क्वेश्चन यूपी एपीओ 2018 में पूछा गया था। इस धारा 2 के साथ एक अनुसूची थी, अनुसूची 3। उस अनुसूची 3 को भी 1938 में ही निरसित किया गया। यानी 1938 में क्या हुआ? धारा 2 और अनुसूची 3 को निरसित कर दिया गया। और यह क्वेश्चन यूपी एपीओ 2018 में पूछा था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 को कब निरसित किया गया? तो 1938 को निरसित किया गया। तो जब निरसित हो गया तो इसे बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। धारा 3 निर्वचन खंड की अगर हम लोग बात करें, धारा 3 निर्वचन खंड। निर्वचन खंड, निर्वचन खंड में हम लोग देख रहे थे कि 10 ऐसे पदावली थे जिनकी परिभाषा हम लोग पढ़ रहे थे। 10 ऐसे पदावली थे जिनकी परिभाषा हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग निर्वचन खंड में अगर बात करें तो इसमें 10 पदावली थी जिसकी परिभाषा हम लोगों को पढ़ना था। तो पहला इसमें था तथ्य। तथ्य के बारे में हम लोग जान लें, तथ्य किसे कहते हैं। देखिए, तथ्य
हम लोग तथ्य की बात करें तो तथ्य में दो प्रकार के तथ्य होते हैं, भौतिक तथ्य, मानसिक तथ्य। मतलब तथ्य में दो प्रकार के तथ्य होते हैं, भौतिक और मानसिक तथ्य। तथ्य क्या होता है? जिसका ज्ञान हमारी ज्ञानेंद्रियों से हो। ज्ञान कैसे हो? ज्ञानेंद्रियों से हो, वो तथ्य है। या जिसका भान हमारे मस्तिष्क से हो, वो तथ्य है। जिसका ज्ञान, यहां लिख देते हैं, जिसका ज्ञान ज्ञानेंद्रियों से हो, ज्ञानेंद्रियों से हो, वो तथ्य हो। और जिसका भान हमारी मस्तिष्क से है, वो तथ्य है। और जिसका ज्ञान हमारी ज्ञानेंद्रियों से होता है, वो कौन सा तथ्य होता है? भौतिक तथ्य होता है। और जिसका भान हमारी मस्तिष्क से होता है, वो कौन सा तथ्य होता है? वो मानसिक तथ्य होता है। ठीक। जिसका ज्ञान हमारी ज्ञानेंद्रियों से हो, वो भौतिक तथ्य। ज्ञानेंद्रियां मतलब 5 होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। जिसका ज्ञान हमारी आँख से हो, जो कुछ भी हम देखते हैं वो तथ्य है। जिसका ज्ञान हमारी नाक से हो, मतलब जो कुछ भी हम सूंघते हैं वो तथ्य है। जो कुछ भी हम सुनते हैं अपने कानों से, वो भी तथ्य है। जो कुछ भी हम टेस्ट जीभ से प्राप्त करते हैं, वो भी तथ्य है। और जो कुछ भी हमारी त्वचा महसूस करती है, वो भी तथ्य है। पता चला कि हमने देखा कि ए को बहुत खून निकल रहा है, तो हमारी आँखों ने देखा कि ए को खून निकल रहा है, तो ये क्या होगा? ये तथ्य होगा। क्यों तथ्य होगा? क्योंकि जो हमारी आँख है, ज्ञानेंद्री है, उसने हमको एक ज्ञान कराया कि ए को खून निकल रहा है। तो हमारी ज्ञानेंद्रियों ने जिस चीज़ का ज्ञान हमें कराया, वो क्या हो जाएगा? तथ्य हो जाएगा। और तथ्य में कौन सा तथ्य? भौतिक तथ्य। पता चला कि हमने यहाँ पे सूंघा कि बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, तो कौन सा तथ्य होगा? भौतिक तथ्य होगा। क्यों? क्योंकि हमारी नाक जो एक ज्ञानेंद्री है, हमको एक ज्ञान दे रही है कि यहाँ पे सुगंध आ रहा है। हमारी त्वचा जो कुछ भी महसूस करती है कि जैसे ये बहुत ठंडा है, ये एक तथ्य है। क्यों? क्योंकि हमारी त्वचा जो एक ज्ञानेंद्री है, हमको बता रही है कि ये बहुत ठंडा है। मतलब जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी महसूस करते हैं, वो सब तथ्य है। और कौन सा तथ्य है? भौतिक तथ्य है। जैसे ये एक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, तो ये क्या है? ये एक तथ्य है। क्यों? क्योंकि हमने सुना कि ये अच्छा लड़का है, ये हमने सुना। और जो कुछ भी हम सुनते हैं वो तथ्य है। पता चला कि हमने देखा कि ए ने बी का मर्डर कर दिया, हमारी आँखों ने देखा कि ए ने बी का मर्डर कर दिया है, ये क्या है? तथ्य है। क्यों? क्योंकि हमारी आँख जो एक ज्ञानेंद्री है, उसने हमको ज्ञान दिया कि ए ने बी का मर्डर कर दिया। मतलब जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हम सुनते हैं, वो सब क्या है? एक तथ्य है। तो भौतिक तथ्य का मतलब समझ गए होंगे कि जो कुछ भी हमारी ज्ञानेंद्री मतलब आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा हमको बताती हैं, वो सब क्या है? तथ्य हैं। अब आप बताइए कि भौतिक तथ्य साबित कैसे किया जाएगा? तो भौतिक तथ्य जो देखा होगा, जो सुना होगा, जिसको ज्ञानेंद्रियों ने बोध कराया होगा, उसके साक्ष्य से साबित किया जाएगा। यानी जिसको ज्ञानेंद्रियों ने बोध कराया, उसके द्वारा यह साबित किया जा सकेगा। तो ये हो गया भौतिक तथ्य। तथ्य में मैंने बताया कि जिसका ज्ञान हमारी ज्ञानेंद्रियों से हो और जिसका भान हमारे मस्तिष्क से हो, वो तथ्य है। तथ्य दो प्रकार के होते हैं, भौतिक तथ्य, मानसिक तथ्य। भौतिक तथ्य में जो ज्ञानेंद्री हमको जो कुछ भी बताए, हमारे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा जो कुछ भी हमको बताएं, वो भौतिक तथ्य है। जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ हमारी त्वचा महसूस करती है, वो सब क्या है? भौतिक तथ्य है। अब अगर हम मानसिक तथ्य की बात करें, तो मानसिक तथ्य व्यक्ति के अंदर होता है, व्यक्ति के मन में चल रहा होता है, ये बाहर नहीं आ सकता है। इसलिए इसका बोध हमारी ज्ञानेंद्री नहीं कराती है, बल्कि मस्तिष्क कराता है। यानी ये क्या होता है? व्यक्ति के मन में चल रहा होता है, मन में चल रहा। किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, ये दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता। जिस व्यक्ति के मन में चल रहा होता है, वही व्यक्ति जान सकता है। ठीक। व्यक्ति के मन में जो कुछ भी चले, वो मानसिक तथ्य है। जैसे व्यक्ति का आशय क्या है, आशय क्या है, वो क्या है? मानसिक तथ्य है।
व्यक्ति किसी के प्रति द्वेष रखता है, ये क्या है? मानसिक तथ्य है। व्यक्ति सद्भावना कैसी रखता है, अच्छी रखता है कि खराब रखता है, ये क्या है? ये भी मानसिक तथ्य है। जैसे मान लीजिए ए ने बी का मर्डर कर दिया, ए ने बी का मर्डर कर दिया, ये हमारे कानों ने सुना कि ए ने बी का मर्डर कर दिया, ये तो कौन सा तथ्य हो गया? भौतिक तथ्य हो गया। लेकिन जब ए बी का मर्डर कर रहा था तो मर्डर करते टाइम उसके मन में क्या चल रहा था या उसका आशय क्या था, ये क्या हो जाएगा? मानसिक तथ्य हो जाएगा। मतलब जब मर्डर कर रहा था, मर्डर करने के पीछे उसका आशय क्या था, अब ये तो वही जाने, तो मानसिक तथ्य हो गया। लेकिन मर्डर करते हुए सी ने देखा, ये क्या हो गया? मर्डर करते हुए सी ने देखा, तो ये भौतिक तथ्य हो गया। तो मानसिक तथ्य का मतलब होता है कि व्यक्ति का आशय क्या है, व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, व्यक्ति की सद्भावना कैसी है, अच्छी है, बुरी है, ये सब मानसिक तथ्य हैं। और भौतिक तथ्य कौन से हैं? जो कुछ हमारी ज्ञानेंद्रियां हमको बताती हैं, वो भौतिक तथ्य हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि ए जो है ये बी का मर्डर कर दिया। अब हमने सुना कि ए ने बी का मर्डर कर दिया, हमारी कानों ने सुना, तो ये क्या हो गया? भौतिक तथ्य हो गया। लेकिन मर्डर करने का पीछे आशय क्या था ए का? ये आशय जो है ये मानसिक तथ्य है। ठीक, क्योंकि इसके आशय को इसका आशय इसके मन में चल रहा है, इसके मन में चल रहा है, ये बाहर नहीं आ सकता है, इसलिए मानसिक तथ्य हो गया। इसका भान हमारे मस्तिष्क से होगा। तो मतलब जिसका भान हमारे मस्तिष्क से हो वो मानसिक तथ्य, और जिसका ज्ञान हमारे ज्ञानेंद्रिय से हो वो भौतिक तथ्य। तो इस प्रकार से तथ्य को हम लोग जान लिए। एक दो एग्जाम्पल और तथ्य के बारे में हम लोग ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ए बहुत सुंदर है, ये क्या है? एक तथ्य है। कौन सा तथ्य है? भौतिक तथ्य है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों ने देखा कि ये सुंदर है, हमारी आंखों ने बताया। आंख क्या है? ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय जो कुछ भी बताएगी वो तथ्य होगा और भौतिक तथ्य होगा। ए ने बी को लाठी से पीटा, लाठी से पीटा, ये कौन सा तथ्य है? ये भी भौतिक तथ्य है। क्यों? क्योंकि हमारे कानों ने सुना या हमारी आंखों ने देखा कि ए ने बी को लाठी से पीटा। जो कुछ हमारे कान आंख देखते या सुनते हैं वो सब भौतिक तथ्य होता है। अब यहीं पे अगर हम कहें कि ए ने बी को पीटा, तो ए के पीटने के पीछे आशय क्या था? अब जो इसका आशय होगा वही मानसिक तथ्य हो जाएगा। जो कुछ इसका आशय था पीटने के पीछे वो मानसिक तथ्य हो जाएगा, और जो पीटा वो भौतिक तथ्य था। तो तथ्य को हम लोग समझ लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी निर्वचन में अगले डिफिनीशन की ओर। तो अगला था सुसंगत। सुसंगत, देखिए सुसंगत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 50% एविडेंस एक्ट को यही कवर करता है, ये समझ में आना चाहिए, और इसको हम बहुत अच्छे से बहुत सरल भाषा में इसको समझाएंगे। देखिए सुसंगत की परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नहीं दी गई है, नहीं दी गई है। सुसंगत की परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नहीं दी गई है। तो सुसंगत होता क्या है, इसको सरल भाषा में हम लोग समझें कि जब दो तथ्य हो, क्या हो? दो तथ्य हो और दोनों एक दूसरे के अस्तित्व या अनस्तित्व पर निर्भर हों, तो वो क्या हो जाएंगे? सुसंगत। सुसंगत के लिए क्या होना चाहिए? दो तथ्य हों और दोनों एक दूसरे के अस्तित्व या अनस्तित्व पर निर्भर हों। और अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो कड़ी से कड़ी जोड़ना, कड़ी से कड़ी जोड़ना, ये भी सुसंगत होता है। जो मतलब कड़ी से कड़ी जोड़ना का मतलब एक कड़ी ये हो गया, एक कड़ी है, तो मतलब दो कड़ी हो गई। मतलब तथ्य को तथ्य से जोड़ना क्या कहलाएगा? सुसंगत। तीसरे परिभाषा की बात करें तो जो विवादक तथ्य को क्या करे? साबित कर दे, विवादक तथ्य को साबित कर दे, वो सुसंगत तथ्य है। ये डिफिनीशन हो गई, जो विवादक तथ्य को साबित कर दे वो सुसंगत तथ्य है। तो सुसंगत की परिभाषा की बात करें कि जब दो तथ्य हों और दोनों एक दूसरे के अस्तित्व या अनस्तित्व पर निर्भर हों तो सुसंगत तथ्य है। दूसरे परिभाषा की बात करें, कड़ी से कड़ी जोड़ना, मतलब एक तथ्य को दूसरे तथ्य से अगर जोड़ा जाए तो सुसंगत होगा। और तीसरे परिभाषा की बात करें तो जो विवादक तथ्य को साबित कर दे वो सुसंगत है। ये डिफिनीशन हो गई।
अब इसको हम एग्जाम्पल से अगर समझें तो आइए समझते हैं। मान लीजिए ए ने बी की हत्या कर दी, ए ने बी की हत्या कर दी। पहली चीज़ तो ये सुसंगत नहीं है क्योंकि दो तथ्य नहीं है, सिंगल तथ्य है, तो कौन सा तथ्य हो जाएगा? विवादक तथ्य हो जाएगा। अब इस परिभाषा के लिए मैंने बताया कि कड़ी से कड़ी जोड़ना, तो हत्या क्यों की, इस क्यों का जो उत्तर होगा वही सुसंगत तथ्य हो जाएगा। अब पता चले कि ए ने बी की हत्या इसलिए की क्योंकि बी का ए की जो पत्नी थी सी, उसके साथ अनैतिक संबंध थे, अनैतिक संबंध थे। कड़ी से कड़ी जुड़ रही है कि नहीं? बी की हत्या हो रही है। क्यों हत्या हो रही है? क्योंकि जो सी था, सी इसकी ए की जो पत्नी सी थी, इसके साथ बी का अनैतिक संबंध था, इसलिए ए ने बी की हत्या कर दी। तो कड़ी से कड़ी जुड़ रहा है, तो मतलब ये तथ्य क्या हो जाएंगे? सुसंगत। अब विवादक तथ्य क्या था? ए ने बी की हत्या की। क्यों हत्या की? क्योंकि सी जो इसकी पत्नी थी उसके साथ अनैतिक संबंध था। इस प्रश्न का उत्तर मिला, जो उत्तर मिला वही सुसंगत तथ्य हो गया। और डिफिनीशन से हम लोग इसको समझते हैं। हमने कहा कि जो विवादक तथ्य को साबित कर दे वो सुसंगत। तो पहले तो विवादक तथ्य ले लेते हैं। ए ने कहा कि बी ने हमें लूटा। ए ने क्या कहा? बी ने हमें लूटा। तो ये बी कहता है कि नहीं, हम नहीं लूटे हैं। बी क्या करता है? इनकार कर देता है, इनकार कर देता है। अब ये बताइए कि ये तथ्य तो सुसंगत है नहीं, ये तो विवादक है। अब सुसंगत क्या होगा? जो इस विवादक तथ्य यानी ए ने बी को लूटा, ये मुख्य प्रश्न है, इस मुख्य प्रश्न का जो उत्तर दे दे वही सुसंगत है। पता चला कि जब ए को लूटा गया था उसके बाद बी तुरंत वहां से फरार हो गया। बी का फरार हो जाना क्या साबित करता है? बी का फरार हो जाना यह साबित करता है कि बी ने ए को लूटा। और बी का फरार हो जाना इस प्रश्न का उत्तर है कि क्या बी ने ए को लूटा। इस प्रश्न का उत्तर ये है। अगर आगे हम लोग बात करें, आगे अगर हम लोग बात करें और एग्जाम्पल की बात करें, और अगर एग्जाम्पल हम लोग लें सुसंगत तथ्य की, तो देखते हैं एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी और एक है सी। ए ऐसा व्यक्ति है जिसने लूट कारित किया है। किसके साथ लूट हुआ है? बी के साथ। बी कैसा है? पीड़ित है। सी ऐसा है जो कहता है कि जिसने बी के साथ लूट किया है उसे पकड़ने पुलिस आ रही है, पकड़ने पुलिस आ रही है। ये शब्द सुनते ही ए भाग जाता है, ए भाग जाता है। यहाँ पर जो ए भाग रहा है, ए का जो कंडक्ट है, ये कंडक्ट क्या है? कंडक्ट क्या है? कंडक्ट ही इसका सुसंगत है। क्यों? क्योंकि पहला तथ्य तो ये है कि बी के साथ लूट हुआ, बी के साथ लूट हुआ। और दूसरा तथ्य क्या है? सी का ये कहना कि जिसने लूट किया उसे पकड़ने पुलिस आ रही है, और ये सुनते ही ये भाग जा रहा है। तो ए का जो कंडक्ट है वो सुसंगत होगा, क्योंकि मैंने बताया कि जो विवादक तथ्य को साबित कर दे या जो कड़ी से कड़ी जोड़ दे, यहाँ पर अगर ये लूट नहीं किया था तो भागा क्यों? यानी कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। विवादक तथ्य क्या है? क्या ए ने बी को लूटा? क्या ए ने बी को लूटा? अब इसका उत्तर क्या होगा कि ए यह सुनते ही कि मुझे पकड़ने, यानी जो लूट किया उसे पकड़ने पुलिस आ रही है, ये भाग जाता है, ये भाग जा रहा है। तो ये विवादक तथ्य था और इसका भाग जाना इस विवादक तथ्य को साबित कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? सुसंगत हो जाएगा। वैसे सुसंगत कौन कौन से तथ्य हैं? ये एविडेंस एक्ट के धारा 6 से 55 तक में वर्णित है। तो हम लोग सुसंगत तथ्य को देखें कि दो तथ्य दोनों एक दूसरे के अस्तित्व या अनस्तित्व पर निर्भर हो, या कड़ी से कड़ी जोड़ें, यानी एक तथ्य और दूसरा तथ्य एक दूसरे से कनेक्ट हों। तीसरा मैंने डिफिनीशन बताया कि जो विवादक तथ्य को साबित कर दे वो सुसंगत तथ्य है। और अगर और एग्जाम्पल हम लोग लें, और एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं, तो मान लीजिए ए के ऊपर यह आरोप है कि इसने बी की हत्या कर दी। ए के ऊपर ये आरोप है कि इसने बी की हत्या कर दी। ए इस आरोप से इनकार करता है, ए इस आरोप से इनकार करता है। ए के ऊपर आरोप लगा कि इसने बी की हत्या की, ए इस आरोप से इनकार करता है। तो ये कौन सा तथ्य हो गया? तो सबसे पहले मुख्य प्रश्न तो ये है कि क्या ए ने बी की हत्या की, हत्या की।
अब इस प्रश्न का उत्तर जो भी तथ्य देगा वही सुसंगत होगा। पता चला कि ए बी की पुरानी रंजिश थी। क्यों? क्योंकि जो बी था ए की स्त्री के साथ इसका संबंध था, ए की स्त्री के साथ इसका संबंध था। ये कौन सा तथ्य हो जाएगा? सुसंगत तथ्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ रही है कि इसकी पत्नी के साथ बी का संबंध था, इसलिए ये ए बी की हत्या की होगी। तो इस प्रश्न का जवाब कहाँ मिल रहा है कि इसकी स्त्री के साथ संबंध था। और अगर इसी में दूसरे की बात करें कि ए जिस वक्त बी की हत्या हुई ए उसके घर में से निकल रहा था। अगर किसी व्यक्ति की हत्या हो रही है और कोई व्यक्ति उसके घर में से निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगा? सुसंगत तथ्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हत्या हुई है, इस बात को ये साबित कर रहा है ये तथ्य। और अगर तीसरे की बात करें कि जिस वक्त हत्या हुई थी उस वक्त ए चाकू लेकर के ए बी के घर में से निकला था और चाकू में खून लगा था। ये चाकू में खून लगा था, ये बात साबित करता है कि ए ने बी की हत्या की। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि सुसंगत वो होता है जो विवादक तथ्य को साबित कर दे। जो मुख्य प्रश्न है उस मुख्य प्रश्न का उत्तर जो तथ्य देगा वही सुसंगत होगा। यहाँ मुख्य प्रश्न था कि क्या ए ने बी की हत्या की, तो इसका अगर जवाब आए कि हाँ ए हत्या इसलिए किया होगा क्योंकि बी जो था ए की पत्नी के साथ अनैतिक संबंध रखता था, तो ये कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। और विवादक प्रश्न क्या था? क्या ए ने हत्या की, तो उसका उत्तर भी मिल रहा है। दूसरा, जिस वक्त बी का मर्डर हुआ उस वक्त बी के घर में से ए निकल रहा था, ये भी विवादक तथ्य को साबित करने वाला तथ्य है, तो ये भी सुसंगत होगा। तीसरा, अगर बात करें कि जब बी मारा गया तो ए उसके घर में से खून से लथपथ चाकू लेकर के निकल रहा था, ये क्या हो जाएगा? ये भी सुसंगत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी मुख्य प्रश्न का उत्तर दे रहा है। तो मतलब जो मुख्य प्रश्न हो मामले का उसका उत्तर जो दे वो सुसंगत तथ्य है, या जो विवादक तथ्य को साबित कर दे वो सुसंगत तथ्य है, जो कड़ी से कड़ी जोड़ दे वो सुसंगत तथ्य है। तो यही सुसंगत तथ्य है। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें सबसे पहले निर्वचन खंड में हम लोगों को न्यायालय पढ़ना था लेकिन वो छूट गया, इसको अगले वीडियो हम लोग न्यायालय को पढ़ेंगे। और सुसंगत अगर ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसको हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।